स्कॉटलैंड का न्यूली इलेक्टेड फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ पाकिस्तानी ओरिजिन, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन, और अब ये दोनों लीडर्स मिलकर यूके को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए अब हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड में रेफरेंडम करने वाले। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इंडिपेंडेंस देते वक्त चर्चिल ने यह कहा था कि इंडिया के आने वाले सारे लीडर्स लो कैलिबर यानी कि कम क्षमता के होंगे। इस तरीके से इंडियंस को जलील किया गया था। लेकिन आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग मेजर वेस्टर्न कंट्रीज के हेड ऑफ गवर्नमेंट है और उन्हीं में से एक है ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक। अब इसी कैटेगरी में नए इंक्लूड हुए पाकिस्तानी ओरिजिन के हमजा यूसुफ, जो स्कॉटलैंड के पहले एथनिक माइनॉरिटी के फर्स्ट मिनिस्टर बने। फर्स्ट मिनिस्टर यूजुअली प्राइम मिनिस्टर जैसे ही होते हैं, बस ऐसा समझ लो कि उनके हाथ में फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं होती और उन्हें अपॉइंट करने वाले एक उनसे भी सुपीरियर मिनिस्टर होते हैं। हमजा ने फर्स्ट मिनिस्टर इलेक्ट होते ही अपने पार्टी SNP यानी कि स्कॉटिश नेशनल पार्टी के इलेक्शंस के पहले के वादों को पूरा करना शुरू किया एंड कहा कि वो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंस के रेफरेंडम की बात करने जाएंगे। इस पर ऋषि सुनक के ऑफिस ने रिप्लाई देते वक्त तुरंत इस मांग को डिनाई कर दिया, खारिज कर दिया। ये इंसिडेंट इतना फेमस हो गया कि इसको लेकर सारे सोशल मीडिया एप्स पर मीम फेस्ट शुरू हो गया। एक ऐसा ही मीम फेस्ट जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर होता है। अगर यूके के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी ध्यान देना तो 2019 तक 15 MPs इंडियन सबकॉन्टिनेंट ओरिजिन के थे, जिनमें से आज कुछ टॉप पोजीशन पर भी है, जैसे यूके के एक्स और करंट होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल और सुबेला ब्रेवरमैन। इन लीडर्स के एंसेस्टर्स इंडियंस हैं और कंट्री कैपिटल लंदन के मेयर सादिक खान, जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, ये भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट को ही बिलोंग करते हैं। पर यहाँ पर पहला सवाल तो ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोगों को इस दृष्टि से देखा जा रहा है, लीडरशिप की दृष्टि से, क्योंकि पूरा देश उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है, राइट? और वो ट्रेडिशनली यूके के है भी नहीं। वेल, इसे डेप्थ में समझने के लिए ना हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1895 की मैं बात कर रहा हूं, जब ब्रिटिशर्स ने उनके केन्या एंड युगांडा की कॉलोनी को चलाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका प्रोटेक्टोरेट को खोला था। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कॉलोनियल पुलिस और आर्मी जैसी बड़ी पोजीशंस पर इंडियंस को प्लेस किया गया था, जिसकी वजह से वहां सेटल हुए इंडियंस ने अपने बिजनेसेस के थ्रू काफी सारा पैसा कमा लिया। 1963 में केन्या का इंडिपेंडेंस आते आते इंडियंस वहां की पॉपुलेशन का टोटल 3% हिस्सा बन गए थे। बट यही इंडियंस केन्या के प्राइवेट एसेट्स का मोर देन 2/3 हिस्सा होल्ड करते थे, जिसकी वजह से वहां के लोकल्स को इंडियंस के लिए काफी रिजेंटमेंट डेवलप होने लगा और फिर इंडिपेंडेंस मिलते ही उन इंडियंस को इन कंट्रीज से निकालना पड़ गया बिकॉज ऑफ सो मच हेट्रेड। इसके बाद फिर वहां पर बसे इंडियंस और क्या ही करते, तो सीधी सी बात थी, उन्हें यूके ही जाकर सेटल होना था और इसीलिए वो लोग अपने पैसों की मदद से और इंग्लिश तौर तरीके जानने के कारण आसानी से यूके में सेटल हो गए और देखते ही देखते अपने पैसों के दम पर वो यूके में एक डोमिनेंट माइनॉरिटी बन गए। इन्होंने ब्रिटेन के डिसीजन मेकिंग को कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस करना शुरू किया जिसके इफेक्ट्स आज भी दिखते हैं, जैसे ऋषि सुनक, जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए भी 5 बिलियन पाउंड्स के फंड्स सिर्फ ब्यूटी सेक्टर में ही एलोकेट किए, क्योंकि एक इमर्जिंग 28.4 बिलियन पाउंड्स का सेक्टर है। इनफैक्ट आज हेयर इंडस्ट्री, मेडिकल साइंस वो वंडर्स कर चुके हैं जिसके बारे में पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। दैट इज प्रिवेंटिंग हेयर लॉस। देखो, मेडिकली हेयर लॉस के भी 7 स्टेजेस होते हैं, जिसमें से स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 के बीच में अगर आप हो तो सही ट्रीटमेंट लेकर आप बालों को बचा सकते हो। लेकिन अगर स्टेज 5 के आगे चले गए तो सर्जिकल ट्रांसप्लांट जैसे रिस्की ऑप्शंस ही बचा सकते हैं और इसीलिए इसके लिए साइंटिफिक अप्रोच वाला ट्रीटमेंट लगेगा जो त्राया आपको देता है। त्राया पहले आपके हेयर लॉस का टाइप, स्टेज, रीजन सब समझ के कस्टमाइज्ड एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड एक्यूरेट ट्रीटमेंट देगा। त्राया ने 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को रिजल्ट दिखाए हैं 5 महीनों के अंदर 93% सक्सेस रेट के साथ। मैंने भी पर्सनली इनका ट्रीटमेंट डैंड्रफ के लिए यूज किया एंड इट इज क्वाइट इफेक्टिव। आप भी त्राया शुरू कर सकते हो 3 स्टेप्स में। नंबर 1, त्राया हेल्थ पर जाकर फ्री हेयर टेस्ट लो। नंबर 2, अपने 1 मंथ का कस्टमाइज्ड किट खरीदो। नंबर 3, आपके पर्सनल हेयर कोच और दिए हुए फ्री डाइट प्लान की मदद से 5 महीनों में रिजल्ट्स देखो। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड GSF20 टू गेट 20% ऑफ। बट थोड़ा सा हरी करना होगा बिकॉज दिस ऑफर इज ओनली वैलिड फॉर 5 days, सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और अब लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। अब इसी दौरान यूके में लेबर पार्टी वर्सेस कंजर्वेटिव पार्टी की लड़ाई चल रही थी, जिसमें बैक टू बैक इलेक्शंस लेबर पार्टी ही जीत रही थी। कंजर्वेटिव पार्टी ऑन द अदर हैंड का बेसिक मोटो था कॉलोनियल ब्रिटिश सुप्रीमेसी के वैल्यूज और स्ट्रेटजीज को मॉडर्न यूके पॉलिटिक्स में यूज करके यूके को आगे बढ़ाना। और इसीलिए 1979 में इस पार्टी ने रिच एलीट इंडियंस के इस डायस्पोरा, जो कॉलोनियल ब्रिटिश के टाइम्स में अमीर बने थे और तब के ब्रिटिश कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज के सक्सेस के सबूत थे, उनको यूज करना शुरू कर दिया
अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। अब इसके लिए उन्होंने एक एंग्लो एशियन कंजर्वेटिव सोसाइटी शुरू भी की और नरिंदर स्वरूप और लॉर्ड डॉलर पोपट जैसे ब्रिटिश इंडियन कैंडिडेट्स को अपने पार्टी में लेकर टॉप पोजीशंस पर अपॉइंट कर दिया। अब अपने इसी स्ट्रैटेजी से कंजर्वेटिव पार्टी को जहां पर 1979 में 9% लोग सपोर्ट कर रहे थे, वहीं 1987 में 24% ब्रिटिश इंडियंस सपोर्ट करने लगे। इसकी वजह से वहां के इंडियंस का ब्रिटिश पॉलिटिक्स से एंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया और यही एक मेजर टर्निंग पॉइंट है जिसके कारण आज इंडियंस यूके पॉलिटिक्स में इतने ज्यादा एक्टिव हैं और जो ना ही वहां के डिसीजन मेकिंग को काफी हेवीली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बल्कि यूके देश की इकोनॉमी में भी इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। आज ब्रिटिश इंडियन सिर्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स में ही नहीं है, सारे एथनिक माइनॉरिटीज में इंडियन सबसे सक्सेसफुल है। इतना कि 15.4% लोग क्लास 1 पोस्ट जैसे प्रेस्टिजियस जॉब्स में है। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ यूके के सबसे बड़े हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नेशनल हेल्थ सर्विस NHS में ही 38,000 से भी ज्यादा डॉक्टर्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट ओरिजिन के हैं और वहीं नर्सेस भी 50,000 से ज्यादा है। उसी तरह पुलिस फोर्स में भी इंडियंस इतने वेल रिप्यूटेड पोस्ट पर पहुंच चुके हैं कि लंदन जैसी मेजर सिटी के कमिश्नर पोस्ट के लिए इंडियन ओरिजिन के कैंडिडेट नील बसु को अपॉइंट करने का सोचा जा रहा है और आज यही लोग यूके के फ्यूचर का डिसीजन लेंगे। इंटरेस्टिंगली हमजा यूसुफ और ऋषि सुनाक दोनों ही पंजाबी लिनियज से बिलोंग करते हैं और हम सभी को यह पता है कि पंजाब स्टेट पार्टीशन के वक्त सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट था। तो आज के वक्त बात ऐसी हो गई है ना कि द मीमर्स माइट एक्चुअली बी सेइंग द ट्रूथ। कहीं ना कहीं हिस्ट्री रिपीट हो रही है, बट इस टाइम दोनों प्लेयर्स ऑपोजिट प्लेसेस पर है। हाँ, ये बात जरूर है कि स्कॉटलैंड के इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल कोई हमजा के आने के बाद ही सिर्फ शुरू नहीं हुआ है। ये वल्नरेबिलिटी हमेशा से ही अंदर मौजूद थी। देखो, ये तो आपको पता होगा ना कि इंग्लैंड द यूनाइटेड किंगडम या द ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है, जिसमें इंग्लैंड के साथ देयर इज आल्सो स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड वेल्स। आज की डेट में ये चारों पार्ट्स ऑफ यूके को एक सेमी ऑटोनोमस कंट्री का डेजिग्नेशन दिया गया है, जिनमें सेपरेट पार्लियामेंट्स है जो कई इंटरनल मामलों पर गवर्न करती है, लेकिन कई एक्सटर्नल मामलों का डिसीजन अभी भी इंग्लैंड यानी यूके के मेन पार्लियामेंट के पास है। ये चारों नेशंस की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पहले 4 डिफरेंट किंगडम्स थे और फिर जाके एक यूनाइटेड किंगडम बने जिसका पार्लियामेंट भी एक था, लेकिन फिर जब ये लोग 4 डिफरेंट सेमी ऑटोनोमस नेशंस बने, इनका पार्लियामेंट सेपरेट हुआ और फिर जाहिर है अब इसके बाद ये इंग्लैंड से कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं। सो कहानी शुरू होती है 1603 में, जब बिना किसी राइटफुल हेयर के इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ I की डेथ हो गई थी, जिसके बाद लीगली उनका थ्रोन उनके कजिन किंग जेम्स द 4th के पास ट्रांसफर हुआ, जो खुद स्कॉटलैंड के किंग थे। अब इंग्लिश थ्रोन इनहेरिट करने के बाद किंग जेम्स द 4th अब किंग जेम्स द 1 बन चुके थे, क्योंकि यूके को इनहेरिट करने वाले वो फर्स्ट ऑफ हिज नेम थे और इस तरह ये राजा वो दोनों भी किंगडम्स के राजा बन गए। बट उन्होंने अब तक दोनों जगहों के लॉज और पार्लियामेंट को अलग ही रखा। उनके बाद कई राजा बदलते गए और दोनों रीजन्स को सेपरेटली ही रूल भी किया गया। बट बात तब बदल गई जब स्कॉटलैंड ने 1698 में एक नई कॉलोनी इन्वेड करके सेटअप करने का फैसला किया, जो आज की तारीख में पैनामा है। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन स्कॉटलैंड को कुछ जमा नहीं, जिसकी वजह से स्कॉटलैंड स्पेसिफिकली बहुत ही ज्यादा कर्ज में डूब चुका था और इसलिए अपने देश और फाइनेंसेस को सिक्योर करने के लिए तब के राजा ने इंग्लैंड के पार्लियामेंट के साथ एक डील साइन कर ली, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जिसके अकॉर्डिंग स्कॉटिश पार्लियामेंट एबॉलिश होकर अब इंग्लैंड देश का एक हिस्सा बन चुका था, जिसे नाम दिया गया द ग्रेट ब्रिटेन। वेट, कहानी में अब एक ट्विस्ट है। याद है क्वीन एलिजाबेथ द 1 के बाद किंग जेम्स द 1 इंग्लैंड का राजा बन गया था। उन्हें तब सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं बल्कि विरासत में आयरलैंड का भी किंगडम मिला था। सो बेसिकली वो टाइम पे वो 2 नहीं बल्कि 3 किंगडम्स के राजा थे। दरअसल 1540 में ही आयरलैंड इंग्लैंड की एक कॉलोनी बन चुकी थी। वो एक डिपेंडेंट स्टेट था क्योंकि वो समय आयरलैंड को बचाने के लिए तब के किंग हेनरी द 8th ने एक्ट ऑफ क्राउन ऑफ आयरलैंड पास करके आयरलैंड के एक्सटर्नल अफेयर्स को इंग्लैंड के क्राउन के पास ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन जब 1707 में स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ जुड़ा और द ग्रेट ब्रिटेन बना, तब तक आयरलैंड एक अलग ही किंगडम की तरह ही ऑपरेट कर रहा था, अंटिल 100 years later 1801 में स्कॉटलैंड का मॉडल फॉलो करते हुए एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया, जिससे आयरलैंड भी इंग्लैंड के साथ यूनिफाई हो चुका था और ऐसे करके बना एक न्यू स्टेट, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। बट वहां की जनता इस चीज से कुछ खास खुश नहीं थी एंड हेंस रेगुलर फ्रीडम मूवमेंट छिड़ने लगे थे, व्हिच वाज क्वाइट सक्सेसफुल एज वेल, क्योंकि 100 से ज्यादा साल यूके में रहने के बाद 1922 में आयरलैंड में इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल सक्सेसफुल हो गया था, जिसमें उसके 2 हिस्से हो गए। नॉर्दर्न आयरलैंड
जो यूके के साथ रहना चाहता था और सदर्न आयरलैंड जिसे इंडिपेंडेंस चाहिए था। और फिर जाके यही सदर्न आयरलैंड बना आज का रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड नॉर्दर्न रह गया ब्रिटेन के साथ, जिस वजह से अब यूके टेरिटरी का नाम रह गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। इसी इंडिपेंडेंस का इफेक्ट पड़ा बाकी स्टेट्स पर भी, जैसे स्कॉटलैंड। जब 1980 में स्कॉटिश वाटर्स में ऑयल की डिस्कवरी हुई, तब इंग्लैंड ने बिना स्कॉटलैंड को कोई पैसे दिए इससे काफी प्रॉफिट कमाया। साइमल्टेनियसली 1979 में नई यूके पीएम मार्गरेट थैचर ने एक पॉलिसी निकाली, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इस पॉलिसी की वजह से 6 लाख से ज्यादा स्कॉटिश लोगों के जॉब्स गए और अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ गया। इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से स्कॉटिश लोगों को खुद के पार्लियामेंट की जरूरत महसूस हुई, जो उनके डिमांड्स को यूके के सामने रखे। और बस इसी डिमांड को लेकर 1997 में ही स्कॉटलैंड में एक रेफरेंडम हुआ, जिसमें 74% स्कॉटिश लोगों ने खुद के पार्लियामेंट को बनाने के फेवर में वोट किया और यूके को उनकी बात फाइनली माननी पड़ी। लेकिन यूके यहां पर भी खेल गया। उसने बस कुछ ही पावर्स का डिसीजन स्कॉटिश पार्लियामेंट के हाथों में दिया, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, ये सारे इंटरनल अफेयर्स स्कॉटिश पार्लियामेंट के पास आ गए। और इमिग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स यूके ने अपने पास ही रखे। इस सब के बाद भी यूके ने स्कॉटलैंड को एक्सप्लॉइट करना बंद नहीं किया। 2023 में यूके को यूरोपियन यूनियन का मेंबर स्टेट होने के कारण एग्रीकल्चरल सब्सिडी मिलती थी। अब देखा जाए तो यूके के टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में एक मेजर कंट्रीब्यूटर स्कॉटलैंड है, क्योंकि स्कॉटलैंड के टोटल एरिया में से 80% लैंड एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए ही यूज होता है। लेकिन फिर भी लो क्वालिटी प्रोड्यूस और वेदर कंडीशंस का रीजन देकर ईयू से आए सब्सिडी का काफी छोटा पार्ट स्कॉटलैंड को दिया जाता था। और बस इसीलिए अपना हक पाने के लिए स्कॉटलैंड ने 2014 में नेशन वाइड इंडिपेंडेंस का रेफरेंडम चलवाया, जिसमें अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2% से स्कॉटलैंड का इंडिपेंडेंस रुक गया। लेकिन तभी स्कॉटिश स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में आया एक मेजर टर्निंग पॉइंट, जिसके वजह से वो बचे 2% लोग भी अब स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंस देने वोट करने के लिए रेडी थे। और वो है 2016 में लिया हुआ यूके का डिसीजन रिगार्डिंग ब्रेक्सिट। ब्रिटेन के ईयू ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने का डिसीजन आज उन्हीं पर कोई और तरीके से बैकफायर कर रहा है। ब्रेक्सिट का डिसीजन लेने 2016 में चारों यूनाइटेड किंगडम के टेरिटरीज में रेफरेंडम चला, जिसमें स्पेसिफिकली स्कॉटलैंड में 62% लोगों को ईयू में ही रहना था। यानी ये डिसीजन यूके के ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट था। मगर फिर भी यूके ने स्कॉटलैंड का डिसीजन कंसिडर ना करते हुए ईयू से निकलने का फैसला ले लिया। और यहां पर अपने एक्सटर्नल अफेयर्स खुद के हाथों में ना होने के कारण स्कॉटलैंड को भी जबरदस्ती ईयू से निकलना पड़ा, जो कि वो नहीं चाहते थे। और यही वो रेवोल्यूशनरी मोमेंट था जिसकी वजह से आज उनके फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेक्सिट के हेवी इफेक्ट्स यूके से ज्यादा स्कॉटलैंड को सहना पड़ रहा है। यूके के इस एक्शन के बाद पाउंड्स डिप्रिशिएट हुआ, जिससे पूरे रीजन में इन्फ्लेशन आ गया। इस प्रॉब्लम को और एडअप करने स्कॉटलैंड के एक्सपोर्ट्स 47% तक गिर गए। इससे उनकी इकोनॉमी काफी हद तक हैम्पर हुई, जिससे लोगों की लाइफ्स पर तो इफेक्ट्स हुए, बट साथ ही एथनिक माइनॉरिटीज के अगेंस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस टर्मल हेट क्राइम्स भी बढ़ने लग गए। और आज के सिचुएशन में स्कॉटिश पीपल आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद देयर कंडीशन, और यही है स्कॉटिश इंडिपेंडेंस के पीछे का मेजर रीजन। बट बात तो ये ना फ्रेंड्स कि यूके से निकल जाने के बाद स्कॉटलैंड भी बहुत सी चीजें खो देगा। जैसे दुनिया के सामने जो प्लेटफॉर्म यूके स्कॉटलैंड को प्रोवाइड करता है, वो उसे और कहीं नहीं मिलेगा, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या स्पोर्टिंग इवेंट्स। और तो और यूके स्कॉटिश ट्रेजरी को ब्लॉक ग्रांट के नाम पर हर साल एक लार्ज चंक ऑफ मनी भी देता है, जो उसके टैक्सेस से भी ज्यादा है। इसकी वजह से कुछ क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि इंडिपेंडेंस के बाद स्कॉटलैंड सस्टेन नहीं कर पाएगा और वो इकोनॉमिकली कोलैप्स हो जाएगा। पर हिस्ट्री में हमने अक्सर देखा है कि ब्रिटिश के छोड़कर जाने के बाद कंट्रीज या तो सक्सेसफुल हो जाती है या फिर इकोनॉमिकली कोलैप्स। अब मेरे पर्सनल ओपिनियन में किसी भी कंट्री का एक बेहतर फ्यूचर उनके नए इलेक्ट हुए पावरफुल लीडर्स ही बना सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा उस देश के नेशनल इंटरेस्ट में ही सोचेंगे। और कॉलोनाइजर्स और इंपीरियलिस्ट ऑफ कोर्स सिर्फ कंट्री को लूटना ही चाहते हैं और सारे नेचुरल रिसोर्सेज को अपने कंट्री में ट्रांसपोर्ट करना। सो ओवर हियर आपको क्या लगता है, क्या अपने कोलैप्स के डर से कंट्रीज को कॉलोनाइजर्स का गुलाम बनकर ही रहना चाहिए, या फिर उन्हें रिस्क लेकर अपनी आजादी के लिए लड़ना चाहिए? और यहां पर मैं वो फ्रीडम वाली आजादी की बात नहीं कर रहा कि कोई पावर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, आप पे रूल्स एंड रेगुलेशंस डाल के रखी है, उनकी गवर्नमेंट है और उनके लीगल सिस्टम्स है, बल्कि यहां पर मैं इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन की बात कर रहा हूं, जो आजकल चल रहा है और दुनिया के मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं मालूम होता कि कैसे यही कुछ इंपीरियलिस्ट कंट्री
आज के तारीख में भी कंट्रीज को गुलाम बना रही है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको पता है फ्रांस आज 14 कंट्रीज को ओन करता है? वेल, आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। यहां पर मैंने एक वीडियो बनाया जो डिटेल में इसे कवर करता है, उसके सारे भेद खोलता है, सो चेक दैट आउट। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलना। गौरव जी ठाकुर आईडी है मेरा। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।